हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये है लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले टूल्स डिस्कस किए थे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में कौन से टूल यूज़ होते हैं। एक तो इसमें वो टूल्स हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ करते हैं, और दूसरे वो टूल जो सिर्फ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो डेवलप हुई, और उसके साथ साथ फिर जो कंपाइलर थे वो किस तरह जो है उनमें उनका इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट हुई उनका जो कंपाइलर की टेक्नोलॉजी है इस पर क्या फ़र्क पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जनरेशन के हिसाब से, या इम्पेरेटिव या डेक्लरेटिव, या वन ह्यूमन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पर। उसके बाद हमने देखी कि साइंस ऑफ बिल्डिंग का कंपाइलर क्या होती है। इसमें हमने दो छोटे छोटे टॉपिक देखे थे। एक ये था कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मॉडल यूज़ होते हैं, और दूसरा हमने ये देखा था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यानी कि करेक्ट हो, प्रोग्राम में परफॉर्मेंस अच्छी हो, टाइम कम लगे, और इजीली उसको बनाना हो, डेवलप करना आसान हो। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपाइलर टेक्नोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम मज़ीद देखेंगे अभी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिज़ाइन ऑफ न्यू कंप्यूटर आर्किटेक्चर, प्रोग्राम ट्रांसलेशंस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन है कंपाइलर की, कंपाइलर टेक्नोलॉजी की। कंप्यूटर ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू टारगेट कोड। जो कंपाइलर का सबसे मेन काम होता है, ये क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को टारगेट कोड में जो है ट्रांसफ़र करता है, और अगर कोई एरर हो तो वो भी बता देता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो सबसे बड़ी खामी है ये क्या है, ये स्लो है, और जो टारगेट कोड है वो भी स्लो ही होता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज हैं वो फास्ट हैं और बेटर कंट्रोल देती हैं, लेकिन हार्ड टू राइट है, यानी कि 1.0 में अब मशीन कोड में राइट करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो इसलिए इन दोनों लैंग्वेजेस के जो है ना साइड इफ़ेक्ट हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो स्लो हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज हैं तो फास्ट, लेकिन उनमें लिखा नहीं जा सकता। तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, इसलिए जो है कंपाइलर को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाना ज़रूरी है कि वो क्या करे, इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाए कि वो जो है टारगेट कोड जो है वो स्लो ना हो। ये जो हमने दूसरी लाइन में पढ़ा है कि ऑप्टिमाइज हमने कंपाइलर को इस तरह करना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है जब वो टारगेट कोड में बने, तो टारगेट कोड जो है वो इस तरह जो मशीन कोड बन जाए, इस तरह का मशीन कोड बने जो कि तेज़ हो, जैसा कि लो लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा हो उस तरह का बन जाए। ठीक है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज फास्ट होती हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइल होने के बाद भी स्लो रहती है। तो उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि वो कंपाइल होने के बाद फास्ट हो जाए। 1970s में जब सी बनी तो उसमें रजिस्टर कीवर्ड यूज़ होता था। हम ये बताते थे कौन सा रजिस्टर किस कीवर्ड के लिए यूज़ करना है, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे कंप्यूटर की क्या है, जो स्पीड स्लो होती थी, प्रोग्राम की स्पीड स्लो होती थी। कौन सा रजिस्टर कहाँ लोकेट करना है, ये अगर कंप्यूटर खुद डिसाइड करे तो इससे कंप्यूटर फास्ट करता है। तो शुरू में ये ऐसा किया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं किया जाता। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी में चेंजिंग हुई, इस तरह कंपाइलर को भी उस तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ा। तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और क्या था जी, पहले 80s में सी यूज़ होती थी, 90s में सी प्लस प्लस आ गई, और 95 के बाद जावा आ गई, और उसने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। इस तरह जैसे जैसे ये लैंग्वेज के फीचर इंप्रूव होते गए, ऐसे ऐसे कंपाइलर की टेक्नोलॉजी को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ा, और ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी थी। ठीक है, तो तो हम ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कंपाइलर टेक्नोलॉजी क्या है, तो क्योंकि हमें इनको
जो है कंपाइलर को भी ऑप्टिमाइज़ करना था, तो इसके लिए हमें कंपाइलर टेक्नोलॉजी को समझना ज़रूरी था, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की समझ ज़रूरी थी। ये वही बात लिखी हुई है, विद द चेंज ऑफ लैंग्वेज फीचर कंपाइलर टेक्नोलॉजी आल्सो नीडेड टू चेंज। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर बहुत सारी लैंग्वेज में अलाउड होते हैं। इफ़ वी डायरेक्टली ट्रांसलेट सच कोड टू लो लेवल, रिजल्ट विल बी इनएफिशिएंट। अगर उसको डायरेक्टली हम लो लेवल में कर दें तो इनएफिशिएंट होंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा फ्लो ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हैं। डेटा फ्लो ऑप्टिमाइजेशन कि एक फेज से जब दूसरी फेज में जाता है तो उससे कोड भी ऑप्टिमाइज होता रहे साथ साथ। तो डेटा फ्लो ऑप्टिमाइजेशन से कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, फिर वो एफिशिएंट होता है अगर इस तरह ऑप्टिमाइज हो जाए। तो जो हम कंपाइलर टेक्नोलॉजी में जो डेटा फ्लो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो क्या करते हैं, एनालाइज द फ्लो ऑफ डेटा, रिमूव रिडंडेंसीज, जहाँ रिपीटेशन वगैरह हों उनको रिमूव कर देता है। तो उससे कैसा कोड जनरेट होता है, अगर कोई स्किल प्रोग्रामर राइट करे कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम राइट करे, मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोग्राम राइट करता हूँ लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो वैसे ही फास्ट होता है। लेकिन जो कंपाइलर टेक्नोलॉजी है वो अगर वो ऑप्टिमाइज अच्छी तरह हो, डेटा फ्लो ऑप्टिमाइजेशन यूज हो, तो वो जो सोर्स कोड बनाती है, जो टारगेट कोड वो बनाती है, वो इसके बराबर होगा जो कि स्किल्ड प्रोग्रामर वैसे ही लिखेगा। तो यही हमारा मकसद है कि कंपाइलर टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट हो जाए कि वो जो टारगेट कोड बने वो एफिशिएंट हो। द की आइडियाज बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये दो मेन आइडियाज यूज होते हैं। ये फीचर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो इसके अलावा भी जो फीचर है, न्यू फीचर विच मेक्स द प्रोग्रामिंग इजियर आल्सो इंक्रीज द ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है जी, टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा। तो ये जो न्यू फीचर जब जैसे हम ऐड करते हैं तो उसका ओवरहेड भी बढ़ जाता है। तो हमारा क्या टारगेट है, ओवरहेड को मिनिमाइज करना बाय यूजिंग मैनी एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ये पढ़ी कि वो सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि कंपाइलर टेक्नोलॉजी को जो है साथ साथ ऑप्टिमाइज होने की भी ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे लैंग्वेज में न्यू फीचर आते हैं वैसे वैसे कंपाइलर को भी एफिशिएंट होना पड़ता है। तो दूसरी उसकी एप्लीकेशन है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नीड एवोल्यूशन इन कंपाइलर टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे लैंग्वेज के फीचर इंप्रूव होते हैं वैसे वैसे भी हमें कंपाइलर टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ता है, उसमें बेहतरी लाना पड़ती है। इसी तरह जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मिसाल के तौर पर प्रोसेसर चेंज होता है, जब मेमोरी की जो है अवेलेबिलिटी चेंज होती है, तो वैसे वैसे हमें कंपाइलर टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है। न्यू सिस्टम टेक एडवांटेजेस ऑफ टू कंसेप्ट। पैरालिज्म, पैरालिज्म क्या होती है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मेमोरी हायरार्की क्या होती है। पैरालिज्म ये कंसेप्ट है, पहले जो एक सीपीयू कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होता था, अब क्या है, अब एक से ज़्यादा सीपीयू भी यूज़ हो रहे होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी। मिसाल के तौर पर ये 3 सीपीयू है, ये इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसको पैरालिज्म कहते हैं। और मैसिवली पैरेललिज्म का एक कंसेप्ट होता है, उसमें हज़ारों जो हैं प्रोसेसर साथ इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, उसको मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये सारा पैरेललिज्म का कंसेप्ट चल रहा है। इसके अलावा मेमोरी की हायरार्की है, ठीक है। मेमोरी के बारे में एक ये कंसेप्ट है, यहाँ तो ये फास्ट हो सकती है, जहाँ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ ये फास्ट हो सकती है, यहाँ ज़्यादा, दोनों नहीं हो सकती। तो आने वाले दौर में शायद ये दोनों भी पॉसिबल हो सकें। तो क्या है, जो कैश जो है जिस जो है ये कम है, लेकिन कंप्यूटर के नज़दीक है, सी से हम कैशे को ज़ाहिर कर लेते हैं। और इसके अलावा रजिस्टर जो होते हैं वो उसके अंदर ही होते हैं, इसको आर से ज़ाहिर कर लेते हैं। ये सबसे फास्ट क्योंकि होते ही अंदर हैं। इसके बाद जो रैम है वो और दूर होती है, लेकिन वो स्लो है थोड़ी, और ये ज़्यादा होती है। अब चूँकि हमें अपने जो है कंपाइलर को इस तरह एफिशिएंट बनाना है कि वो जो है कैशे और रजिस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे एफिशिएंट वे में, ठीक है। अगर उसको आर्डर चेंज करना पड़े प्रोग्राम का, वो भी करे, जिस तरह मर्जी है करे हमारा कंपाइलर, इस तरह हो कि वो कैशे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे और रैम का कम से कम यूज़ करे, ताकि हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करे।
तो ये दो अप्रोचेज हैं, पैरेललिज्म और मेमोरी हायरार्की। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ साथ भी कंपाइलर टेक्नोलॉजी यूज होती है, और ये दो किस्म का जो आर्किटेक्चर है, मतलब मेमोरी के हिसाब से भी और पैरेलल भी, तो इन दोनों को भी कंपाइलर टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है। पैरेललिज्म जो मैंने अभी डिस्कस किया, दो किस्म का होता है। एक इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म होता है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। एक प्रोसेसर लेवल होता है। इंस्ट्रक्शन लेवल में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकता है। किस तरह? मिसाल के तौर पर हमने ये 1 2 3 4 5 इंस्ट्रक्शन लिखी, तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो कि जो 1 है इसके साथ 2 ना यूज़ हो सकती हो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि 2 के लिए प्री रिक्विजिट होगी एक, 2 में कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ हो रहा है जो 1 में है, तो जो 3 है वो रन हो सकती है। तो ये क्या करे, पहले 1 को रन करे और साथ में पैरेलल बनाने के लिए साथ में 3 को रन करना शुरू कर दे, तो उसका ऑर्डर इंस्ट्रक्शन का वो चेंज कर देगी। 3 में अब पीछे वाली वैल्यू ज़रूरी नहीं है 1 और 2 की, इसलिए वो देख लेता है कि 3 नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए 2 और 1 का रन होना ज़रूरी है या नहीं है, तो पैरेलल इंस्ट्रक्शन रन होती हैं, तो उसके लिए वो ऑर्डर चेंज कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन पर जो भी वर्किंग होती है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं बहुत सारी लाइन होती हैं, तो मिसाल के तौर पर तीसरे नंबर वाली या पाँचवें नंबर वाली को अगर वो दूसरे नंबर वाले के साथ मिला दे, या तीसरे नंबर वाले को पाँचवें नंबर के साथ मिला दे, ऊपर या नीचे इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर चेंज करे पैरेललिज्म के लिए, पैरेललिज्म बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। प्रोसेसर लेवल पैरेललिज्म क्या होता है? एक ही प्रोग्राम है, उसको एक से ज़्यादा हिस्सों में, थ्रेड जो होता है, थ्रेड क्या होता है? प्रोग्राम के एक छोटे से हिस्से को थ्रेड कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने वॉक करनी है, तो पहले मैं शूज़ पहनूंगा, ठीक है, पहले मैं शूज़ पहनूंगा, तो मेरा शूज़ पहनना एक थ्रेड है, ठीक है। पूरा प्रोग्राम क्या है? मेरा वॉक करना। फिर मेरा उठना, स्टैंड करना अलहदा से थ्रेड है। तो थ्रेड की समझ आ गई। थ्रेड एक छोटा छोटा सा प्रोसेस होता है। थ्रेडिंग होती है प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। तो प्रोग्रामर कैन राइट सेपरेट थ्रेड। हो सकता है कि जो मैं ही प्रोग्राम दो हिस्सों में लिखूं, ताकि मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर में दो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों पर एक एक प्रोग्राम रन हो जाएगा और मेरा जो प्रोग्राम है वो फास्ट होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर भी डिवाइड कर सकता है उसको दो हिस्सों में, कि वो इस तरह से उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक एक प्रोसेसर पर रन हो जाए और दूसरा दूसरे प्रोसेसर पर रन हो जाए। तो इसको प्रोसेसर लेवल पैरेललिज्म कहते हैं। तो ये दो किस्म का पैरेललिज्म यूज होता है आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो हम ये दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे कंपाइलर आर्किटेक्चर जो है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये इम्प्रूव होता है, ऑप्टिमाइज होता है, इस तरह में कंपाइलर टेक्नोलॉजी भी ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। मेमोरी हायरार्की हम देख चुके हैं, स्टोरेज कैन बी लार्जर और इट कैन बी फास्टर, दोनों नहीं हो सकते। मेमोरी हायरार्की में पहले रजिस्टर आते हैं, फिर कैशे, फिर रैम उससे भी दूर होती है। तो रजिस्टर शुड बी मैनेज इन प्रॉपर वे। रजिस्टर को हमें प्रॉपर वे में मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है, कि हमारा कंपाइलर ऐसा ही ना हो कि जो कुछ रजिस्टर यूज ही ना हो, रैम को वो ज़्यादा यूज़ करता रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंपाइलर इतना एफिशिएंट हो कि उसको पता हो कितने रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं और कैसे उसने काम करना है। इंस्ट्रक्शन शुड बी सॉर्टेड इन सच अ वे दैट कैशे इज यूज्ड इन इफेक्टिव वे। ठीक है, तो कैशे में वो चीज़ें होती हैं जो बार बार यूज़ हो रही हैं, तो कैशे को इफेक्टिव वे में यूज़ करना है, क्योंकि कैशे फास्ट है। रैम को जो है कम से कम यूज़ करना है ताकि हमारा प्रोग्राम फास्ट रहे। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ देखनी पड़ती हैं कि रैम जो है वो कितनी यूज़ हो रही है। तो इसको मेमोरी हायरार्की कहते हैं। तो हमने दो चीज़ें देख ली हैं, एक तो कंपाइलर की टेक्नोलॉजी या कंपाइलर टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है कि सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर इम्प्रूव हो, वैसे वैसे क्या है, हमें जो है कंपाइलर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ता है। अब जो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर न्यू बनता है, मिसाल के तौर पर शुरू में क्या होता था, इन अर्ली डेज कंपाइलर वर बिल्ट आफ्टर द मशीन वर बिल्ट। पहले कंप्यूटर बनते थे, उसके बाद कंपाइलर बनाया जाता था लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए। अब जो आजकल में क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय इट्स रॉ स्पीड, कि सिर्फ रॉ स्पीड जो यानी कि जो कंप्यूटर की स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करती,
बल्कि इस पर भी डिपेंड करती है कि जो हमारा कंपाइलर है वो कितना एफिशिएंट है। हो सकता है हमारा कंपाइलर ऐसा हो जो कि पैरेलल होने ही ना दे, कि वो उसको इंस्ट्रक्शन को करे ही इस तरह कि पहले वो 1 को हो, फिर 2 को रन करे, वो 3 को रन करे। सोर्स कोड को अगर वो रन ही इस तरह से करे, अगर वो इस तरह को सपोर्ट ही ना करे, या 1 या 2 या 1 या 3, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर भी ना चेंज होने दे, तो कंप्यूटर अगर फास्ट भी है, अगर कंपाइलर सही नहीं बना, अगर वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा फीचर को सही तरह, यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उसके फास्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जो परफॉर्मेंस है 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो टेक्नोलॉजी भी, जिनके रॉ स्पीड भी अच्छी है और हमारा कंपाइलर भी अच्छा है, तब हमारा जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस स्पीड हाई होगी। अब क्या है, पहले जो है कंपाइलर जो है बाद में बनते थे। अब जैसे ही प्रोसेसर बनता है उसके साथ साथ उसका कंपाइलर भी बना रहे होते हैं कि ये जो प्रोसेसर है ये कौन से कंपाइलर के लिए अच्छा चलेगा, तो उसके साथ साथ उसको रन करके भी देख रहे होते हैं कंपाइलर के हिसाब से। और बाद दफ़ा जब न्यू टेक्नोलॉजी बनती है तो जो कंपाइलर पहले बने होते हैं उनको देखा जाता है कि ये कंपाइलर कैसे काम करते हैं, हम उस हिसाब से जो है टेक्नोलॉजी बनाएंगे ताकि हमारे प्रोग्राम अच्छे रन हों। तो इस हवाले से जो है ये देखना ज़रूरी है कि क्यों कंपाइलर टेक्नोलॉजी अहम है। ये सबसे अहम एप्लीकेशन है कि कंपाइलर को देखकर यानी कि कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। जो रिस्क 2 किस्म के कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी हैं या 2 किस्म के प्रोसेसर हैं। एक होते हैं रिस्क RISC और एक होती है CISC। रिस्क में क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दीज वर बिल्ट बिकॉज कंपाइलर वाज एबल टू रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट एंड ऑप्टिमाइज देम। ये आजकल ज़्यादातर रिस्क यूज़ हो रहे हैं और मोबाइलों में खास तौर पर, क्योंकि अभी कंपाइलर ऐसे बन गए हैं जो कोड को रिड्यूस कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या थे, पहले सिस्क कंपाइलर थे। वो क्या करते थे, उन्होंने खुद कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को उन्हें उन्हें क्योंकि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती थी, पहले कंपाइलर इतने एफिशिएंट नहीं थे, तो इसलिए सिस्क यूज़ होते थे, क्योंकि कंपाइलर वाज नॉट वेरी एफिशिएंट एंड देयर वाज असेंबली लैंग्वेज, और प्रोग्राम जो था वो असेंबली लैंग्वेज में लिखना होता था, तो इसलिए वो प्रोग्राम इतने एफिशिएंट नहीं होते थे। कंपाइल अब उसमें कंपाइलर यूज़ ही नहीं होता था, तो कंपाइलर अब जो है अब क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ऑप्टिमाइज़ कर देता है, तो अब ज़्यादातर रिस्क यूज़ हो रहे हैं। तो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो कंपाइलर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछली 3 सदियों में बहुत सारे आर्किटेक्चर के कंसेप्ट पेश किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, 2 प्रोसेसर भी यूज़ हो रहे हैं, 4 प्रोसेसर भी यूज़ हो रहे हैं। तो क्या होता है, एक ये कंसेप्ट है विद डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, एक ये है कि शेयर मेमोरी। मतलब मिसाल के तौर पर 2 प्रोसेसर यूज़ किए हैं, तो इनके लिए मेमोरी भी अलग-अलग हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या इनके लिए मेमोरी जो है वो एक ही जगह से लें, ठीक है। तो ये 2 प्रोसेसर हैं, ये दोनों, तो इन दोनों के लिए मेमोरी एक यूज़ हो रही है। मिसाल के तौर पर इसके लिए ए मेमोरी है और इसके लिए ए और बी मेमोरी है, यानी कि मेमोरी शेयर्ड भी हो सकती है और अलग-अलग भी हो सकती है। अब ये 2 किस्म के आर्किटेक्चर हैं। अब जिन दोनों आर्किटेक्चरों के लिए जो कंपाइलर टेक्नोलॉजी है, उसको भी उस तरह से काम करना ज़रूरी है। एम्बेडेड मशीन, ये एक अलग सी टेक्नोलॉजी है जो गाड़ियों में हम या माइक्रोवेव ओवन में हम जो है प्रोसेसर यूज़ करते हैं, वो एक अलग से उसकी टेक्नोलॉजी होती है। तो तो कंपाइलर टेक्नोलॉजी इज़ नीडेड नॉट ओनली टू सपोर्ट प्रोग्रामिंग, ना सिर्फ उसको प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, बट आल्सो टू वैलिडेट प्रोसेस प्रपोज्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। एक तो ये कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बने हुए हैं उसको भी उसको देखना चाहिए, और जो जिस तरह के आर्किटेक्चर हैं उनको भी उसको कंसीडर करना चाहिए, तब भी हमारा जो कंप्यूटर है ओवरऑल एफिशिएंट वे में वर्क कर सकता है। चौथे नंबर पर हमारे जो कंपाइलर हैं ये ट्रांसलेशन भी करते हैं। सबसे पहले बाइनरी ट्रांसलेशन, उसके बाद हार्डवेयर सिंथेसिस, डेटाबेस क्वेरी इंटरप्रेटर, कंपाइल्ड सिमुलेशन। ये जो 4 किस्म की ट्रांसलेशन करते हैं, बाइनरी ट्रांसलेशन, हार्डवेयर सिंथेसिस, डेटाबेस क्वेरी इंटरप्रेटर, कंपाइल्ड सिमुलेशन, ये सारे कंपाइलर का ही काम है। तो कंपाइलर का चौथा क्या काम है, प्रोग्राम ट्रांसलेशन। जो पहला है वो हाई लेवल को लो लेवल में करते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है, हम देखते हैं इसमें क्या है। बाइनरी ट्रांसलेशन क्या होती है, compiler technology can be used to translate the binary code
फॉर वन मशीन टू दैट ऑफ अनदर। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया है, एक कोड को, सोर्स कोड को टारगेट कोड में बना दिया है, ठीक है। हमारे पास ये टारगेट कोड है टी, और ये यूज़ होगा ए मशीन पर। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नोटबुक है, उसमें यूज़ होगा। लेकिन प्रोग्राम तो हमने यही लिखा हुआ है, टारगेट कोड हमारे पास बन चुका है टी। अब इसी टारगेट कोड को हम बी मशीन में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना पड़ता है, और ऐसी ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी ट्रांसलेशन। फिर हम उसको बी में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के बाद डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो ऐसी ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी ट्रांसलेशन। बाइनरी ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज मैनी कंप्यूटर कंपनीज, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज यूज़ करती हैं, ताकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे हमारे कंप्यूटर पर भी रन हो सकें। तो उनको ट्रांसलेट कर लेती हैं सॉफ्टवेयर को, जो कंप्यूटर कंपनी है वो सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करके अपने कंप्यूटर पर भी रन करने के काबिल बना लेती हैं। बाइनरी ट्रांसलेट कोड हैव बीन डेवलप्ड टू कन्वर्ट। अच्छा, ये एक एग्जांपल है कि 86 ये जो एक किस्म का प्रोसेसर है, ज़्यादातर ये प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो ये अल्फा एक अलग तरह के प्रोसेसर है, स्पार्क एक अलग तरह से प्रोसेसर है। इन पर रन नहीं हो सकता। अगर इन पर रन करना है तो उसके लिए ट्रांसलेट होना ज़रूरी है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मोड। अच्छा, एप्पल ने पहले जो थे इनके और तरह के इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, प्रोसेसर और तरह के यूज़ होते थे, सॉरी। तो उन्होंने फिर पावर पीसी यूज़ करना शुरू कर दिए। तो पहले वाले पावर पीसी पर जब इन्होंने प्रोसेसर यूज़ किए, तो जो उनके पहले वाले प्रोसेसर थे उनके लिए जो प्रोग्राम लिखे गए थे, तो वो इसमें रन नहीं हो सकते थे पावर पीसी में। तो क्या किया गया, उनकी बाइनरी ट्रांसलेशन कर दी। तो बाइनरी ट्रांसलेशन इसलिए यूज़ होती है कि जो एक मशीन के लिए लिखा गया है प्रोग्राम, उसको दूसरी मशीन पर रन किया जा सके। हार्डवेयर सिंथेसिस, हाई लेवल हार्डवेयर, जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी होती है, ठीक है। उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, वरना हमारे कंप्यूटर के साथ जो भी चीज़ अटैच करें, मेमोरी कार्ड में बकायदा उसकी वर्किंग होती है, सारी रजिस्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनकी डिस्क्रिप्शन भी हुई होती है ताकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, वरना कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। कंप्यूटर के साथ जो चीज़ अटैच करते हैं, मेमोरी कार्ड देख लें, हमें तो ये लगता है छोटा सा बस एक चिप है। उस चिप के अंदर क्या है, उसके अंदर ये लैंग्वेज भी होती है, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज का नाम है वेरीलॉग, ठीक है, इसको वेरीलॉग कहेंगे या वेरीलॉग, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर एक मेमोरी कार्ड के अंदर ही ये यूज़ हो रही है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। उनमें रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसमें बताया गया होता है ये रजिस्टर है, ठीक है। तो अब हम जब हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल है तो वो एक रजिस्टर पर कंसीडर किया जाएगा कि ये एक रजिस्टर में एक वेरिएबल जाएगा, ठीक है। हम जब हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पर ए प्लस बी है, एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए कंबिनेशनल लॉजिक बनेगी, ठीक है। अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बनी है तो कंबिनेशनल लॉजिक का पता होगा, यानी कि आर एंड वो सारी मिलाकर ना एक्सप्रेशन बनते हैं। तो अगर वेरिएबल को प्रेजेंट करने के रजिस्टर, एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने के कम्बिनेशनल लॉजिक। लेकिन जो आगे रजिस्टर और कम्बिनेशनल लॉजिक हैं, जिनको रजिस्टर ट्रांसफर लेवल पर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर सिंथेसिस टूल आर यूज्ड टू ट्रांसफर आरटीएल डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो रजिस्टर लेवल की ये डिस्क्रिप्शन होती है, इसको गेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। गेट में, गेट अब हार्ड फॉर्म में होते हैं, विच आर मैप्ड ऑन फिजिकल लेआउट। तो फिर उससे डेटा जो है फिजिकल उनको सिर्फ गेट का पता होता है, उधर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं। तो वो गेट जो रजिस्टर लेवल जो होती है, क्या होती है, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल होता है, उसको गेट्स में ट्रांसलेट करने के लिए या मैप करने के लिए फिजिकल लेआउट पर हार्डवेयर सिंथेसिस यूज होता है। तो ये भी एक किस्म के कंपाइलर है, हार्डवेयर सिंथेसिस कंपाइलर टेक्नोलॉजी है। और ये क्या ट्रांसलेट करती है, जो रजिस्टर ट्रांसफर लेवल है। इस बात को अब समझना है कि रजिस्टर ट्रांसफर लेवल क्या है, हार्डवेयर में किस तरह डाटा सेव होता है। तो उसमें रजिस्टर लगे होते हैं और कंपाइलेशन लॉजिक यूज हो रही होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर को सिर्फ इनका पता होता है, आगे इनको फिजिकल लेआउट पर किस तरह मैप करना है या किया जाता है, इसके लिए हार्डवेयर सिंथेसिस यूज होता है। हार्डवेयर सिंथेसिस भी एक तरह के कंपाइलर हैं। तो ये इसको भी हम प्रोग्राम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को दोबारा सुन लें कि रजिस्टर ट्रांसफर लेवल क्या होता है। जब रजिस्टर और कम्बिनेशनल लॉजिक सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर को यही पता होता है, हमने देखा होगा
जो पिछली वीडियोस में कि जब हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो आखिर में रजिस्टर की शेप में बन जाता है। लेकिन रजिस्टर से आगे हार्ड फॉर्म में डाटा कैसे जाता है, रजिस्टर को फिजिकल लेआउट में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उस ट्रांसलेशन के लिए हार्डवेयर सिंथेसाइजर यूज होता है। ये क्या करते हैं, रजिस्टर और कॉम्बिनेशनल लॉजिक को गेट की सूरत में आउटपुट दे देते हैं। वो गेट आगे फिर कंडक्टर और रजिस्टर पर फिजिकल लेआउट पर कन्वर्ट हो जाते हैं, मैप हो जाते हैं। डेटाबेस क्वेरी इंटरप्रेटर, ये सिंपल है। जो डेटाबेस की लैंग्वेज है उनके लिए भी, उनको समझने के लिए भी एक किस्म की कंपाइलर यूज होती है जिसको डेटाबेस क्वेरी इंटरप्रेटर डील करते हैं। ये भी एक तरह के कंपाइलर है। कंपाइल्ड सिमुलेशन, सिमुलेशन क्या होती है, सिमुलेशन ये होती है अगर हम साल के तौर पर रियल लाइफ में कोई ब्रिज बना रहे हैं, उस ब्रिज को हम पहले सॉफ्टवेयर की मदद से उस ब्रिज को बनाकर देख लेते हैं कि ये सही वर्किंग करेगा, इसमें पावर कितनी होगी, तो इसको कहते हैं सिमुलेशन। ठीक है, अगर हम किसी जगह पर एक ब्रिज बना रहे हैं, साल के तौर पर ये जगह है और हमने ये ब्रिज बनाया है, ठीक है, तो अगर हमने देखना है, अगर हम पूरा बना के नहीं देख सकते कि ये पावरफुल है कि नहीं है, हमें पहले उसको देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पर बनाकर। तो अभी ये होता है, पहले तो ऐसा नहीं हो सकता था, पहले तो अंदाजा ही लगाते, तो इसको कहते हैं सिमुलेशन। ठीक है, तो जब उसे बनाकर देख लिया जाता है, उसकी सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं, तो उसको सिमुलेशन कहते हैं। इस तरह प्रोग्रामिंग में जब आर्किटेक्चर बनाया जाता है तो पहले उसको, ठीक है, जो है डिज़ाइन है, ठीक है, उनको पहले क्या किया जाता है, उनकी सिमुलेशन की जाती है, जो हार्डवेयर डिज़ाइन है। लेकिन उन पर कितना टाइम लग सकता है, मैनी डेज लग सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हम उनको जो है सिमुलेटर बनाने के बजाय, जो हार्डवेयर होते हैं उनके सिमुलेटर बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, जो ये हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, जो हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है उसका मशीन कोड कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, उसका मशीन कोड कंपाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए जो कंपाइलर यूज होते हैं उसको कहते हैं कंपाइल्ड सिमुलेशंस। ठीक है, जो वो कोड कंपाइल किया जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, जो डेज वाला काम है ये मिनटों में हो जाता है और घंटों में हो जाता है। तो कंपाइल्ड सिमुलेशन क्या होती हैं, जब हम कोई भी आर्किटेक्चर बना रहे हैं, आर्किटेक्चर का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो क्या होता है, सिमुलेटर उसको हम कंपाइल कर लेते हैं, उसको कहते हैं कंपाइल्ड सिमुलेशंस। तो ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने देखा कौन सी ट्रांसलेशन होती है, हार्डवेयर टू सार्ट उसको सॉरी सोर्स प्रोग्राम टू टारगेट प्रोग्राम। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होती है जो वो इंटरप्रेटर, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा डेटाबेस इंटरप्रेटर। उससे पहले जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि न्यू टेक्नोलॉजी जो बनती है, न्यू आर्किटेक्चर बनता है, वो इस तरह बनता है। और ये सिमुलेशन, सिमुलेशन क्या होती है, सिमुलेशन ये होती है कि जो डिज़ाइन को सिमुलेट करके देखना होता है कि ये एफिशिएंट है या नहीं है, तो उसमें सिमुलेटर पहले बनाते थे। ठीक है, उनमें काफ़ी टाइम लगता है, तो अब उसको कंपाइल कर लिया जाता है, उसको कहते हैं कंपाइल्ड सिमुलेशन। तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल, ये 5वीं एप्लीकेशन है किसकी, कंपाइलर टेक्नोलॉजी की। प्रोग्राम आर वेरी कम्प्लेक्स, सम एरर इन प्रोग्राम में इवन क्रैश अ सिस्टम। तो अगर एरर हो प्रोग्राम में तो हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, बजाय इसके हम उन एरर को क्या करें, एंड पर देखें, उनको रन होने दें, हम खुद ही डेटा फ्लो एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता जाता है, साथ में डेटा फ्लो एनालिसिस होता है, तो अगर कोई एरर हो तो वहाँ ही शो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमें पहले ही पता चल जाता है हमारे प्रोग्राम में एरर है, तो हम किससे बच जाते हैं, हमारा सिस्टम क्रैश नहीं होता, हमें गलत आउटपुट नहीं मिलती। तो हमें जैसे एरर हो हमें आउटपुट मिल जाती है, तो हम उस एरर को ठीक कर लेते हैं। तो दिस डेटा फ्लो एनालिसिस, जो डेटा फ्लो एनालिसिस है, ये अदर टूल में भी यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग टूल में भी यूज़ हो सकता है, और टूल में भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये कंपाइलर में यूज़ हो। ये जो सारे हैं ये क्या हैं, टाइप चेकिंग और बाउंड चेकिंग, और तीसरे नंबर पर क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट टूल्स। ये सारे टूल्स हैं जिनमें डेटा फ्लो एनालिसिस यूज़ होता है, कि पहले ही चेक कर लिया जाता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर हो तो उसको दुरुस्त कर लिया जाता है, बजाय इसके सारा प्रोग्राम रन किया जाए और सिस्टम को क्रैश करवाया जाए। हम पहले ही ये तीनों किस्म का एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि
हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। टाइप चेकिंग क्या होती है, हम स्ट्रिंग को वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो वो चेक हो जाता है टाइप चेकिंग में। सिक्योरिटी होल भी पकड़ा जाता है, ठीक है, कोई अगर हमारे प्रोग्राम में खामी रह गई हो तो टाइप चेकिंग में वो भी पकड़ा जाती है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बाउंडिंग चेकिंग दूसरे प्रोडक्टिविटी टूल है, इसके जरिए भी हम चेक कर लेते हैं कि बाउंड्स, मिसाल के तौर पर अगर एक पासवर्ड है, ठीक है, इसको बफर फ्लो भी कहते हैं, एक पासवर्ड है वो हम उसमें लिमिट है कि 8 नंबर तक रख सकते हैं, ठीक है, हम उसमें 8 खाने मतलब मिसाल के तौर पर पासवर्ड 8 डिजिट का ले सकते हैं। तो अगर हम 10 डिजिट का पासवर्ड देते हैं और अगर उसमें इधर कोई बाउंड नहीं लगा हुआ, ठीक है, इधर कोई उसने यूज़र ने नहीं लगाई हुई कि 8 का दे, तो लेकिन मेमोरी में 8 की जगह है, तो अगर यूज़र 10 का हिस्सों वाला पासवर्ड एंटर कर दे तो इसको कहते हैं बफर ओवरफ्लो, तो इसको कहते हैं बाउंड चेकिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर वो 2 और जगह पर मेमोरी में जगह सेव कर ले तो इसको क्या कहते हैं, फिर उससे वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, हमारे डेटा को करप्ट कर सकता है, तो ये बाउंड चेकिंग भी ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर मेमोरी मैनेजमेंट टूल, मेमोरी में की मैनेजमेंट में जो एरर होती हैं उनके लिए फिर मेमोरी मैनेजमेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि अगर मेमोरी गलत तरह से एलोकेट हो रही है, अगर बहुत सारी मेमोरी खाली रह रही है तो उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट टूल यूज़ होते हैं कि जो कंपाइलर में यूज़ होते हैं, और ये दूसरे टूल में भी यूज़ हो सकते हैं। ये 3 किस्म के टूल हमने देखे हैं, पहले कौन से, टाइप चेकिंग, उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं, बाउंड चेकिंग, और तीसरे नंबर पर मेमोरी मैनेजमेंट टूल्स। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।